नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर तेज हो चला है, साथ ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी बढ़ रहा है। सूबे में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से हो जाएगी। मतलब अब समय बहुत ही कम शेष है, लिहाजा पार्टियां जमकर प्रचार करने में जुटी हैं। इसी बीच सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश का दावा है कि इस बार सूबे में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। हालांकि ऐसा ही दावा बीजेपी, कांग्रेस और बसपा भी कर रही हैं। खैर, किसके दावे में दम है, इसका पता 10 मार्च को चल जाएगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन उसके पहले आज हम सत्ता के संग्राम में पश्चिमी हिस्से के उन 4 जिलों को रुख करेंगे जहां पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। आखिर ये कौन से 4 जिले हैं और अब की बार यहाँ किस तरह के समीकरण हैं, मैदान में कौन कौन है, चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं सत्ता के संग्राम की खास पेशकश पश्चिम की परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले दौर में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले में वोटिंग हुई। इन सभी जिलों की 58 सीटों पर पिछली बार 53 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि महज 5 सीटों पर दूसरे दलों को कामयाबी मिली थी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी 2017 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या सपा, बसपा और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी से उसकी सीटों को छीनेगी? इस पर हर किसी की नजर है। खैर, आज हम रुख गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़ की ओर करेंगे, जहां पहले दौर में ही मतदान होना है। चलिए इन चारों जिलों के सियासी समीकरणों पर विस्तार से बात करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होने के साथ ही जनता में भी उत्साह बढ़ने लगा है। वोटिंग की शुरुआत यूपी के पश्चिमी हिस्से से होने जा रही है। पहले चरण में 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। सबसे पहले जिन 11 जिलों में वोटिंग होगी, उसमें गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़ भी शामिल है। लिहाजा यहाँ सभी दलों के दिग्गज लगातार डोर टू डोर जाकर जनता से पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। गाजियाबाद जिले की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीट हैं। गाजियाबाद, मोदीनगर, साहिबाबाद, लोनी और मुरादनगर, इन सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार जिस तरह से सपा, कांग्रेस और बसपा ने ताकत झोंक रखी है, उसे देखकर लग रहा है कि जिले की किसी भी सीट पर बीजेपी की राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में 28 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें लगभग 50% महिला वोटर हैं, जो मैदान में उतरे 55 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं आगरा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर 107 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। इनमें 10 महिला उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा और कांग्रेस ने 2-2, जबकि सपा, रालोद गठबंधन और बसपा ने 1-1 महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। 2017 में फतेहपुर सीकरी, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, आगरा छावनी, खैरागढ़, बाह, फतेहाबाद और एतमादपुर, सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने सफलता हासिल की थी। आगरा कैंट और आगरा ग्रामीण सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जानकारी के मुताबिक जिले में 35 लाख के करीब मतदाता हैं, जो अब की बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। चलिए अब रुख बुलंदशहर जिले का कर लेते हैं, जहां सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा समेत कुल 7 सीटें हैं। 2017 में जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन अब 2022 में भी बीजेपी सभी सीटों पर कब्जा जमा लेगी, ये बड़ा सवाल है। इस बार बुलंदशहर जिले की 7 सीटों पर कुल 65 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को अलीगढ़ जिले की 7 सीटों पर भी वोटिंग होगी, जबकि मुकाबले में 60 प्रत्याशी हैं। अतरौली और शहर विधानसभा सीट पर सर्वाधिक 11-11 प्रत्याशी, छर्रा में 10, कोल में 9, खैर और बरौली में 7-7 और सबसे कम इगलास विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। पिछली बार जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। मतलब पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर
और अलीगढ़ जिले की कुल 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। यानी इस बार सत्ताधारी दल के सामने इन सभी सीटों पर कब्जा जमाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं 22 के घमासान में इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य दल जिस खास रणनीति के तहत बिसात बिछाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद देखना दिलचस्प रहेगा कि कहां से किसे कामयाबी मिलती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए शोभित शर्मा की रिपोर्ट। तो पश्चिम की परीक्षा में आज हम गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जिस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वैभव शर्मा जुड़े हैं। वहीं हर एक सीट के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए लखनऊ से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नावेद सिकोह जी हैं। सिकोह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हम बात जिलों के स्थानीय नेता और प्रत्याशियों से भी करेंगे। सबसे पहले हम वैभव से ही बात करते हैं। वैभव, आपके यहाँ गाजियाबाद में मुख्य मुद्दा क्या है, कुल सीटें कितनी हैं और इसके पहले किसको कितनी सीट मिली थी? वैभव, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं पर पांचों की पांचों सीटों पर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा करा था। वहीं हम 2022 की बात करें तो पांचों विधानसभा सीटों पे इस बार कैडी फाइटिंग दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जनता के कई मुद्दे हैं जिन पे जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से खड़े नहीं उतर पाए, जिसको देखते हुए जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों से भी जनता काफी हद तक प्रभावित है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंची, उन्हें राशन उपलब्ध कराया, तो उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की तरफ कहीं ना कहीं जनता का रुझान सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ की जरूरतों की बात करते चलें तो सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ की अस्पताल की, जिसकी मांग लगभग पिछले 10 साल से लगभग करीबन लगातार चल रही है, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा वो अस्पताल नहीं बनाए गए जिनकी यहाँ की जनता को आवश्यकता है। क्योंकि गाजियाबाद में जो भी अस्पताल बने हुए हैं वहां तक हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का पहुंचने में उसे कहीं से नहीं कहीं ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, जिसे वो चाहता है कि आपके क्षेत्र में भी अस्पताल बने, जिससे वो जो डिस्टेंस है, जो उसे काफी लंबा समय ट्रेवल करके जाना पड़ता है, वो बच सके। वहीं दूसरी तरफ जो बरसात के समय में पानी भर जाता है तो उससे निजात पाने के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए बेहतर सीवरेज सुविधा, बेहतर सड़कों की सुविधा, बेहतर नालियों की सुविधा, बेहतर नालों की सुविधा, ऐसी सुविधा गाजियाबाद की जनता चाहती है जो अभी तक उसे पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई है। क्षेत्रों में नाली और ये सीवेज की जो परेशानी है वो शहरी क्षेत्र में होगी, गाँव क्षेत्र में भी है क्या? जी बिल्कुल, ये दोनों ही तरफ है, क्योंकि गांव के भी कई इलाके ऐसे हैं जब बरसात के समय जहां बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाका पड़ता है जिसमें मिसलगढ़ी क्षेत्र पड़ता है। वहां के इलाके के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो वहां पे अपना वोट न देने का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम इस बार इस चुनाव में अपना वोट नहीं देंगे। तो हमने उनसे जानना चाहा कि आपने ये वजह क्यों है, तो उन्होंने कहा कि लगातार बरसात के मौसम में भी और बिना बरसात के मौसम में भी वहां नालियों का पानी रोडों पे रहता है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो चुनाव का बहिष्कार करते हुए दिखाई दिए। मतलब साफ तौर पर तय है कि शहरी इलाके के साथ साथ गांव देहात का भी इलाका गाजियाबाद के अंदर आता है, और दोनों क्षेत्रों में ही ये समस्या पहले से बनी आई है, जिसका समाधान गाजियाबाद की जनता चाहती है और जो अभी तक नहीं हुआ हो पाया। जनप्रतिनिधियों से लोगों जाके मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी विकास कार्य जितना उन्हें चाहिए था उतना नहीं हो पाया। बेशक गाजियाबाद में फ्लाईओवर बने हैं। एक मिनट, हम एक एक विधानसभा सीट पे बात कर लेते हैं संक्षेप में। मुद्दा क्या है मुख्य तो आपने बता ही दिया पूरे जिले में। अब गाजियाबाद प्रॉपर विधानसभा सीट पे बात करें तो वहां कितने प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबला किसके बीच में है, और जातिगत आधार पर अगर जाते हैं तो ज्यादा मतदाता कौन सी जाति के हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट? गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं और पांचों पे 55%। गाजियाबाद विधानसभा जिले की बात नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ। गाजियाबाद, मोदीनगर, साहिबाबाद, लोनी और मुरादनगर 5 विधानसभा हैं। हम गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जिले की नहीं। जी, गाजियाबाद विधानसभा की बात करें तो गाजियाबाद विधानसभा में जो शहर विधानसभा है उसमें शहर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से विशाल वर्मा खड़े हुए हैं जो रालोद और सपा के गठबंधन से हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से अतुल गर्ग हैं, बसपा से के शुक्ला हैं, कांग्रेस से सुशांत गोयल हैं। सुशांत गोयल का इतिहास बड़ा दमदार है गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि उनके पिता जो स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल हैं वो गाजियाबाद से सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस ने उन पे दांव खेला है और उनकी दमदारी भी काफी मजबूत है। के शुक्ला काफी लंबा समय उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, शहर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बसपा का हाथ थाम लिया है और बसपा से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण प्रत्याशी होने के कारण और बसपा के उम्मीदवार होने के कारण
उनकी भी मजबूती बहुत ज्यादा है। दूसरा उनका मजबूत पक्ष यह है कि पिछले काफी लंबे समय से वो बस बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, तो बीजेपी का वोट बैंक भी उनकी तरफ कहीं ना कहीं झुकता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी बात करें, बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है अतुल गर्ग, वो बीजेपी पार्टी का समर्थन होने की वजह से और मौजूदा विधायक होने की वजह से उनका पलड़ा भी भारी है। वहीं बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन को भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जोर पूरा मिल रहा है, तो यही उनको फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से गाजियाबाद की शहर विधानसभा पे ये चारों मजबूत फाइटिंग है। कोई संघर्ष दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि चारों ही उम्मीदवार अपने आप में मजबूत हैं और पूरे दमखम के साथ अपना प्रचार कर रहे हैं। वहीं पार्टी के जो इनके मुद्दे हैं उनकी वजह से भी इन्हें कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। वहीं हम बात कर लें साहिबाबाद विधानसभा की, तो साहिबाबाद में बाद में जाएंगे, पहले गाजियाबाद पूरा कर लें। गाजियाबाद जो शहर विधानसभा कहलाता है, तो इसमें चतुष्कोणीय संघर्ष, इसमें ये जानना चाहेंगे कि कौन सी जाति के मतदाता किस तरह है, ज्यादा किस जाति के मतदाता है? देखिए, ये शहर विधानसभा में लगभग सभी जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पूर्वांचल के लोग भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम कास्ट के लोग भी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, ब्राह्मण वोट भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बसपा से के शुक्ला को टिकट मिला, तो उसके बाद कई ब्राह्मण संस्थाएं सामने आई जिन्होंने के शुक्ला को अपना समर्थन दिया। बसपा से वोट चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें ब्राह्मण वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मुस्लिम वर्ग के वोट का भी रालोद की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि सपा रालोद के गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक समीकरण बना हुआ है और हर वर्ग में थोड़ा थोड़ा वोट बटा हुआ है। कोई भी एक प्रॉपर जाति या वर्ग खुल के पूरी तरीके से एक पार्टी के पक्ष में गाजियाबाद में सामने नहीं आया है। और यही वजह है कि इन चारों की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि हर वर्ग का कुछ ना कुछ कण इन किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी पिछली मजबूती के होने के कारण इनकी मजबूती बनी हुई है और चारों की फाइटिंग बहुत ज्यादा टक्कर की इस बार शहर विधानसभा में रहेगी। चलिए, हम इसके बाद आप मोदी नगर और साहिबाबाद चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नावेद सिकोह जी हैं। नावेद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। नावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे पूरे गाजियाबाद जिले की बात कर लेते हैं। हमने एक्चुअल में इसको अलग अलग जिलों के आधार पे कौन सी सीट किस तरफ पलड़ा भारी है, चतुष्कोणीय मुकाबला है, द्विकोणीय है, त्रिकोणीय है, इन सब पे बात कर रहे हैं। आपसे पूरे गाजियाबाद की बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि एक हॉस्पिटल की बहुत सख्त जरूरत है, पिछले 10 सालों से लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद सीवेज की बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो आवारा पशुओं को लेकर भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो और जबकि पिछली बार 5 की 5 विधानसभा सीट बीजेपी की तरफ गई थी, यानी अच्छी खासी लहर थी। इस बार क्या समीकरण देखते हैं आप गाजियाबाद में? देखिए, गाजियाबाद सहित पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें लड़ाई जो अभी तक तस्वीर सामने आ रही है और जमीन पे जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन की लड़ाई, आपस की कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। इसमें गाजियाबाद और उसके आसपास की पश्चिम की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मैं मानता हूं कि नेट टू नेट लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई में क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है, तो वहां की जितनी भी सीटें हैं, खासतौर से गाजियाबाद को भी हम लेंगे, वहां पर मेन लड़ाई असल में यहाँ पर और जो दल है, मैं नहीं समझता हूं कि वो लड़ाई में बहुत मजबूत है। कारण क्या है कि समर्थन किसान आंदोलन का फायदा, टिकैत का एक अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन सपा गठबंधन का, और जयंत की वहां पर जो रालोद का एक वहां पर एक पुराना एक वर्चस्व बना हुआ है, ये सारी चीजें जो बन गई है सपा गठबंधन की, वो भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर स्थापित है, जिसकी जमीन है, जिसने पिछले चुनाव में अपना पूरी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित किया था, भाजपा से उसकी लड़ाई है। और जहां तक गाजियाबाद का सवाल है, गाजियाबाद में भी वही समस्या है जो आपने बात कही है, बिल्कुल सही है कि आवारा पशुओं का जो मामला है वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उस बात का नुकसान पहुंचा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाजपा चुनाव बहुत अच्छा लड़ती है और स्थितियों से वाकिफ होती है। जिस तरीके से भाजपा ने अपनी तैयारी की है, उनके बड़े बड़े नेता पश्चिम में अपने पूरी जान फूके हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से भी ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है, ग्राउंड से ये पता चल रहा है कि जो आवारा पशुओं की समस्याएं किसानों के सामने है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं और मैं भाजपा को जिताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सरकार ने हमें हमारी समस्याओं को महसूस नहीं किया।
मामले को लेकर भाजपा के किसी बड़े नेता ने कोई ऐसा आश्वासन अभी तक नहीं दिया कि ये समस्या हो सकती है। जिस तरह से गौ वध को रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, लोगों ने इसकी तारीफ की और भाजपा का वो एजेंडा भी था। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की शिकायतें आती थी, इस तरह की FIR होती थी कि जिस गाय के साथ में इस देश की आस्था जुड़ी हुई है, जिसको हम मां मानते हैं, वहां पर गौवध की जो एक शिकायतें आती थी और जिसको लेकर एक भाजपा ने एक मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे को उसने किसी न किसी हद तक ये बात जरूर है कि उस गौ हत्या को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए, अवैध बूचड़खानों को रोक लगाई गई, तमाम ये बड़ी सफलताएं हैं। लेकिन उसके बदले में गांव के रहने की व्यवस्था जो जिस तरीके से गौशाला केंद्र बनने चाहिए वो नहीं हो पाए। उन्होंने गौशालाओं का प्रॉपर इंतजाम किया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिट नहीं रहा। वो नावेद जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको, नावेद जी थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वराज एक्सप्रेस के सत्ता के संग्राम। धन्यवाद। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है जी। दिनेश जी, पिछली बार गाजियाबाद की 5 की 5 सीटें आपको जनता ने दी थी जी। इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपको मुश्किलात में डाल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जिसमें मझौले किसान जो हैं, जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए आवारा पशु खेती करना मुश्किल हो गया है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बारबेट बायर या अन्य किसी तरह से अपने खेत की सुरक्षा कर सके। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अभी हमारे साथ नावेद जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी बोल रहे हैं कि बहुत तारीफ हुई सरकार की कि गौवध रोकने में, लेकिन वो तारीफ तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गौशाला केंद्र होने चाहिए उनमें पर्याप्त व्यवस्था न हो पाने के कारण आवारा पशु इधर उधर खेतियों को नुकसान पहुंचा रही है। आपके सामने बड़ा मुद्दा आ रहा जी जी, कैसे इस मुद्दे से निपटेंगे? देखो, इस मुद्दे के लिए सभी किसान भाइयों का भी सहयोग की आवश्यकता रहती है जी। पहले क्या होता था कि आवारा पशु छोड़ दिए जाते थे, कोई अपना गाड़ी में भर के ले जाता था, कटान हो जाता था जी। आज उसको रोकने के लिए योगी जी ने प्रत्येक गांव में गौशाला का धीरे धीरे इंतजाम हो रहा है, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि प्रत्येक गांव में गौशाला का जब इंतजाम हो जाएगा, लेकिन तो ये तो इस बाद में समस्या का होगा, समाधान हो जाएगा। बाद में होगा। अभी तो चुनाव आपके सर पे आ गए हैं, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। नाराज है किसान? जी जी, नहीं नाराज किसान का तो मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती रहती है जी। कि हम तो गौ माता को भी छोड़ देते हैं, जो दूध देना बंद कर देती है उसको भी जंगल में छोड़ देते हैं जी, है ना। तो जितना प्रयास सरकार का रहता है उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए, एक और मैं बड़ा समझता मुद्दा हूं है इतनी- गाजियाबाद में एक और बड़ा मुद्दा है। एक ही सरकारी हॉस्पिटल है पिछले 10 साल से, हालांकि अखिलेश सरकार से मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन आप तो विकास के मुद्दे पे जुड़ रहे हैं। 5 साल में एक भी हॉस्पिटल जिला गाजियाबाद में एक और नहीं दे पाए, जिसकी सबसे जबरदस्त मांग है विजयनगर में हॉस्पिटल को लेकर। तो हम ये जी, तो ये जो जनता की नाराजी है, मांग थी वो नहीं की है, तो वोट प्रभावित होंगे आपके? अगर कोई काम छूटा है जी, हमने काफी काम करने का प्रयास किया है जी। अगर फिर भी कोई काम छूटा है जी हम उसको पूरा करेंगे जी। अच्छा, गाजियाबाद में क्या दे दिया आपने इन 5 सालों में जो खास हो आपके साथ? गाजियाबाद सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सुधरी है जी। और कुछ? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है जी। और कुछ और जो गाजियाबाद अपराधी के हैं वो जेल गए हैं। जी जो अपराधी अपराध करता है, नुकसान सरकारी संपत्ति का होता है, तो उसकी ही संपत्ति से वसूला जाता है। जी ये कम बात है क्या? जी आज जी। उदाहरण के रूप में मैं अब गाजियाबाद के साथ साथ मेरठ की बताऊं, कितने वाहन चोरी होते थे और सोतीगंज में सब कटते थे। आज सोतीगंज की हालत देखिए, किन्हीं सरकारों में इतनी हिम्मत हुई क्या? कानून व्यवस्था के अलावा और कोई मुद्दा जो जिले में जो विकास काम किया, विकास कार्य को लेकर के? और विकास कार्य गए वक्त आप ये देखिए, ये स्टैंड फेरीफेर बने और उसके बाद एक्सप्रेस वे बन गया, अब हाई स्पीड ट्रेन आ रही है। मैं गाजियाबाद जिले की बात कर रहा हूँ साहब दिनेश जी। गाजियाबाद में ही मैं बता रहा हूँ, गाजियाबाद में मोदी नगर भी पड़ता है। हाई स्पीड ट्रेन मोदी नगर में नहीं आई है क्या? जी, गाजियाबाद जिले की तो बात करेंगे हम। हाँ, गाजियाबाद जिले में तो वो एक्सप्रेस वे वहीं से निकलता है। आप गाजियाबाद शहर की स्थिति देखिए, आप कभी बिजली आती थी 24 घंटे क्या? 24 घंटे बिजली आ रही है। कभी बिजली आती नहीं थी या बिजली जाती नहीं है।
चले हमारे साथ है विकास दिनेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कार्तिकेय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। कार्तिकेय जी, आपका क्या बड़ा मुद्दा होगा बेटी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अलावा? हेलो, कार्तिकेय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आप आ रही है आवाज। कार्तिकेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष दिनेश जी भी हैं, वो आपकी आवाज सुन रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ा कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था, वो उसको उन्होंने सुधारा है। व्यवस्था आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, और अब जो ये गुंडे और बदमाश है सत्ता द्वारा पालित हैं जी। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बिजली की समस्या हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश में है। और जितनी भी ये सड़कें और ये जो डेवलपमेंट बता रहे हैं, ये बताइए इनमें तो कौन सी सरकार बताइए, इनकी सरकार की कौन सी देन है? ये सब हाईवे जितने भी नेशनल एक्सप्रेसवे है, ये मोदी नगर का और मेरठ का वो है, ये किस सरकार में पास हुआ? आपकी सरकार ने क्या करा ये बताए ना। नहीं, इसी सरकार का प्रयास में गिना दिनेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। दिनेश जी, इनकी बात आ जाए फिर हम। कार्तिकेय जी, आप अपनी बात कह लें, फिर दिनेश जी उत्तर देंगे। उस समय आप थोड़ा सा उनको उत्तर देने दीजिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। जी आप बोलिए कार्तिकेय जी। भाई, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली का रेट अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है जी, लेकिन पहले बिजली थी ही नहीं, अब आती तो है। हाँ, बिजली पहले थी ही तो आप नहीं। जो है गरीब को किसको आ रही है ये बिजली? गरीब कहाँ से देगा? आपने रोजगार छीन लिया, बेरोजगारी है। 16 रुपए यूनिट जब बिजली का रेट हो जाएगा तो आप किससे उम्मीद रखेंगे कि बोलेगा वो बिजली ले लेगा? गरीब आदमी को अधिकार नहीं है बिजली का। जी चलिए कार्तिकेय जी, दिनेश जी उत्तर दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। दिनेश जी। जी दिनेश जी। जी, जहाँ तक बिजली व्यवस्था की बात है जी, कांग्रेस ने तो इतने लंबे समय शासन किया है जी, तो आज ये बाहर कैसे हो गए अध्यक्ष अगर इनके काम इतने अच्छे थे? अरे नवासी, आप जो है अपने शासन की बात कीजिए ना। अब आप है शासन अरे में, अपने कांग्रेस शासन की जब बात करें, आप थी, बाहर कैसे हो गए? कार्तिकेय जी, आपको कार्तिकेय जी बात कीजिए। आपको उत्तर जनता ने प्रदेश में नकार क्यों कांग्रेस दिया? शासन में नहीं है। कार्तिकेय जी बात सुन लीजिए। कार्तिकेय जी, कांग्रेस को जनता ने नकार क्यों दिया? जी अगर आपके काम बहुत अच्छा थे। अब आप बताइए ना, आपने क्या करा? अरे हमने नहीं करा तो सरकार अभी के हम जो है करे, 2022 का चुनाव आने वाला है। 2022 का चुनाव चल रहा है। कार्तिकेय जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था, कार्तिकेय जी अनुरोध किया था कि उनकी पूरी बात आ जाए, मैं फिर आपको दूंगा मौका। समस्या सुनिए। अरे कार्तिकेय जी, एक मिनट दिनेश जी। मुख्यमंत्री मैं बनेंगे। बताता हूँ, दिनेश जी, कांग्रेस सबका आंकड़ा भी पार नहीं है, करेगी। ये भी आपका दौरा वो नहीं है, ये भी दूसरी सरकार द्वारा कांग्रेस पास किया हुआ है। कब से बन रहा था? पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है। कार्तिकेय जी, जनता नकार चुकी है। आप समर्थन देखिएगा करेगी, दोबारा से सरकार बनेगी। आप ऐसी हालत में नहीं बन रही। आप पांचों की पांचों सीट हार रहे गाजियाबाद में। अच्छा अध्यक्ष, एक बात बताइए, आप जो है कार्तिकेय मोदी जी, नगर की जिता लीजिए। अरे कार्तिकेय जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे कार्तिकेय मोदी जी, नगर मैंने का आपसे अनुरोध किया मोदी था। नगर की जिता लीजिए। कार्तिकेय जी, मोदी नगर सीट पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। चलिए, आप बहुत बड़े मात्रा में आ रहे, पांचों की पांचों सीटें, पांचों की पांचों इस बार आप जीतेंगे। देखते रह जाएंगे। लोग आपको नकार चुके हैं। कांग्रेस का कहीं नंबर नहीं आने वाला जनता है। इस बार कांग्रेस को ही लोग याद कर रहे हैं। कांग्रेस को ही बुलाना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस की गरीब की कांग्रेस- शोषित की लड़ाई प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। कांग्रेस की पांचों सीटों पर जमानत जब्त होगी। लोग आप लिख के किसानों को रख कुचल लीजिए। देता है। अब 700 किसान मर जाता है, आप उसमें आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते संवेदना के। किसान सब खुश है। कार्तिकेय कोई कुछ जी, नहीं है। कार्तिकेय कौन जी, सा किसान सब खुश खुश है? है। अरे दिनेश जी, आप दोनों लोगों से अनुरोध है कि एक एक करके बोलेंगे तो जनता सुन सकेगी। किसान जो मरे हैं, कार्तिकेय जी मैं जो आपको शहीद बता हुए दूं, हैं, जब 700 वोट पड़ेगा कार्तिकेय जी, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। तो कार्तिकेय जी, आपकी वोट का पता की चल उंगली जाएगा। कमल के फूल पर अरे जमेगी। कार्तिकेय जी, आपकी बात आपके नहीं रहेगी। कार्तिकेय जी, हमारी बात सुनिए। जनता गलती नहीं करने वाली है। आप जनता कर चुकी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश अरे से। आपकी जनता जो गलती कर चुकी है, अब उसे नहीं कर दोहराने वाली है। क्या कार्तिकेय जी 7 से 204 पहुंच जाएंगे क्या? मार्च के 10 मार्च के बाद बात करेंगे कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी 7 सीटों से 204 पहुंच 10 जाएंगे मार्च के क्या? बाद बात करेंगे।
आप हम ये 10 मार्च के मानिए बाद बात 300 करेंगे। सीटें जो है कांग्रेस कम से कम जीतेगी। सरकार इस बार कांग्रेस की बनने जा रही है। चलिए, आपका मुद्दा क्या है गाजियाबाद में? सरकार कार्तिकेय जी, कांग्रेस की बनने जा रही है। कार्तिकेय जी, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है गाजियाबाद में? आप ये समझ लीजिए, इस बार कांग्रेस की तरफ ही जनता निहार रही है और चाहती है कांग्रेस की ही सरकार आए। चलिए, मुद्दा क्या है आपका गाजियाबाद की 5 सीटों में? मुद्दा क्या है गाजियाबाद की 5 सीटों सरकार में? अब जा रही है एक जाति विशेष को जो है कि पार्टी जा रही है। ये आप मुझे बता दीजिए, मुद्दा क्या है आपका? 2 अंकों के डिवीज में कांग्रेस नहीं आने वाली है। अरे ये आप आप लिख के ले मैं लीजिए। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अरे सिंगल साहब, मैं आपकी बात को जी मतलब सर। नहीं डाल रहा कि आपके यहाँ 2 डिजिट अरे में भी नहीं आई। कार्तिकेय तो जी, इस मित्र मेरे, सीट आपकी बात। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। 10 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार कांग्रेस नहीं करेगी। हाँ, बीजेपी नहीं कर पाएगी अब की बार आपके 10 का और आंकड़ा पार, हम भारतीय मान रहे हैं जनता बात। पार्टी प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। अरे आदरणीय योगी आप जो है आदित्यनाथ जी अब ये दोबारा सपने जो है मुख्यमंत्री भूल बनेंगे। जाइए। ये मेरे मोमेरी मित्र लाल का कार्तिकेय सपने जी, देखना बंद कर आपकी दीजिए। बात लिख के रख लोग लीजिए। इस समय त्राहिमाम कर रहे हैं योगी जी से और मोदी जी सरकार के खिलाफ है सब इस समय। चलिए, आप आप नहीं दे सकते कार्तिकेय जी, उनके लोगों के जो है, आप जो है रोटी आप नहीं दे सकते, भुखमरी अपने जो है चरम पर है। कांग्रेस को 5000 वोट नहीं मिलने वाली है, जमानत जब्त होगी। अरे मैं आप कह रहा हूँ, आप पहले अपने कैंडिडेट को जिता लीजिए जो है, छोड़िए अब बात को। ये हम 10 तारीख के बाद इस बारे में बात करेंगे। हाँ, क्या बिल्कुल, मोदी 10 नगर तारीख के जिता बाद पाए बात नहीं करेंगे। जिता पाए? क्या कांग्रेस जीत रही है? क्या है कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस क्या सरकार बना रही है इस उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है? हाँ क्यों जी। हसीन सपने देख रहे हो कार्तिकेय जी? अरे अध्यक्ष जी, जो है हसीन सपने हमने देख रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय जी आपका, सिंघल जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, अपनी बात रखी। लेकिन सिंघल साहब, एक सवाल हम आपसे और करना चाह रहे हैं, उसका उत्तर चाहेंगे। कार्तिकेय जी आप सुन लीजिएगा, सुनना हो तो, लेकिन बीच में आप अवरोध मत उत्पन्न करिएगा। दूसरा, ये हॉस्पिटल का जो मुद्दा है वो आपने 5 साल नहीं दिया, इसको भी लेकर के जनता नाराज है। ये कब तक पूरा कर देंगे आप, दिनेश जी? दिनेश जी, देखो, मार्च में दोबारा से सरकार रिपीट होगी जी, ये मुद्दा हमारा प्रायोरिटी पर रहेगा जी, ये विश्वास दिलाते हैं। चलिए, ये विश्वास है कि विश्वास है। दूसरा, किसान आंदोलन जो हुआ था, ये क्षेत्र शायद वही उसी तरफ का है, थोड़ा बहुत यहाँ अच्छा खासा प्रभाव हुआ, उससे भी किसान नाराज हैं। और आप जानते ही हैं कि जो हुआ है उसके बारे में, उनको कैसे आप संभालेंगे? भाई साहब, मैं 100% आपको गारंटी से बता रहा हूँ, कोई किसान नाराज नहीं है। जितनी वोट किसानों को हमको पहले मिली, उससे ज्यादा वोट इस बार हमको मिलेगी, ये आप विश्वास रखिए। चलिए, विश्वास है उसका निश्चित तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। नावेद जी अपनी बात कह रहे थे, थोड़ा संक्षेप में, फिर हम चलते हैं मोदी नगर क्षेत्र में, वैभव जी से बात करेंगे। जी नावेद जी। बिल्कुल जी, जो आपने बात उठाई है कि बुनियादी जरूरतों में अस्पताल बहुत जरूरी था, और भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास गाजियाबाद की जनता ने भी किया था। पश्चिम के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने जीते थी। उसके बाद भी एक अपेक्षाएं और अति अपेक्षाएं जरूर रही वोटर्स को, जनता को, लेकिन वो पूरे तरीके से अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। चाहे उसमें किसानों की नाराजगी हो, चाहे अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतें हो, चाहे बिजली का महंगा हो जाना हो। बिजली का महंगा हो जाना एक बड़ा मुद्दा है। अस्पताल जैसी जो जरूरतें हैं, खासतौर से कोविड का जो दौर गुजरा, इस बीच में जो हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दिखाई दी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल वैभव जी, तो गाजियाबाद में चतुष्कोणीय संघर्ष है, जैसा कि आपने बताया, चतुष्कोणीय है जी। बिल्कुल, देखिए, अब मोदी नगर की बात कर ले या साहिबाबाद की बात कर ले, पहले किसकी बात करेंगे? साहिबाबाद की? पहले साहिबाबाद की बात कर लेते हैं जी। शाहबाद में देखिए, जो मुख्यतः टक्कर मानी जा रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही मानी जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी विधानसभा है और पिछली बार जो सबसे बड़ी जीत दर्ज करी गई थी, जो मुख्य वोटों का अंतर रहा था,
वो साहिवाल विधानसभा के अंदर ही रहा था, जहाँ पे सुनील शर्मा ने भारतीय बहुमत के साथ 2017 में जीत दर्ज करी थी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से 2022 में उनकी मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करें तो वहाँ जो वोट बैंक है वो कई श्रेणियों में कट चुका है, क्योंकि एआईएम पार्टी ने एक ब्राह्मण दावेदार को साहिवाल विधानसभा से टिकट दी, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर उस एआईएम पार्टी के पक्ष की वजह से मनमोहन झा गामा को वोट करता हुआ दिखाई देगा। मतलब वोट स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बट गया है, जिसका पूरी फाइटिंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ऊपर इस समय साहिवाल विधानसभा से आ गई है। वैभव, आपने कहा मुस्लिम वोट कट रहा है तो सपा को नुकसान होगा। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन वहीं इसी वजह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर हो गई है, क्योंकि जो वोटर था वो जैसे जैसे हम बात करें बीजेपी का जो वोटर है वो भी दूसरी तरफ कटा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो संगीता त्यागी हैं, जो स्वर्गीय उनके प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, उनकी पत्नी को टिकट दिया है, तो इस वजह से बीजेपी का कुछ वोटर भी उधर की तरफ गया है। दूसरी अन्य निर्दलीय जो खड़े हुए हैं उनकी तरफ भी वोटर घटा है। मतलब जो वोटर है वो पूरा एक पक्ष नहीं हुआ। अगर एक पक्ष होता, अगर हम बात करें जैसे हमारा मुसलमान वोटर एआईएम की तरफ कटा है, तो अगर वो पूरा मिलके समर्थन देता तो निश्चित तौर पे समाजवादी की एक तरफा जो उनका प्रत्याशी है विधानसभा साहिवाल से वो जीत जाता। लेकिन वोटें जो कटी हैं दोनों तरफ साथ में मिलकर सब जगहों से, तो उसी वजह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर हो गई है। वरना एक तरफा समाजवादी का पलड़ा काफी हद तक भारी होता हुआ दिखाई दे रहा था, कि साहिवाल विधानसभा में एक भारी मतदाता पूर्वांचल समाज से है, तो भारी मतदाता मुसलमानों का भी है, जिसकी वजह से समाजवादी और बीजेपी की साहिवाल विधानसभा से टक्कर है। चलिए, बीएसपी ने किसको दिया है और कांग्रेस को तो बता दिया, बीएसपी ने किसको दिया है टिकट, और सपा के कौन है प्रत्याशी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। अमरपाल शर्मा पहले भी टिकट विधायक रह चुके हैं साहिवाल विधानसभा से और काफी मजबूत दावे माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा एक बार पार्टी ने मौका दिया। पार्टी ने क्या कहें, ये बसपा से थे पहले और अब समाजवादी पार्टी ने इन पर दाव खेला, क्योंकि ये भारी बहुमत से ये भी जीत के दर्ज कर चुके हैं अपनी साहिवाल विधानसभा से, इसलिए पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया। वहीं हम बात करें, एआईएम पार्टी ने मनमोहन झा गामा को दिया है और आम आदमी पार्टी ने छवि यादव को अपना दावेदार बनाया है। ये सभी मतलब श्रेणी कुल मिला के इस तरीके से हुई पड़ी है कि फाइटिंग इन्होंने दावेदार तो खड़े करे, लेकिन इनके दावेदार सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। जो असली लड़ाई रहेगी वो समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा और बीजेपी से विधायक सुनील शर्मा के बीच में रहेगी। चलिए, जाति समीकरण भी मतलब यही है कि सब जाति के लोग हैं वहां पे। जी बिल्कुल, गाजियाबाद का पूरा इलाका ही ऐसा है जहां जातीय समीकरण लगभग बराबर है। हर क्षेत्र में मिलजुल के लोग रहते हैं और इसी वजह से हर क्षेत्र में मुस्लिम वोटर भी हैं, शेड्यूल कास्ट वोटर भी हैं, शेड्यूल कास्ट के वोटर भी हैं, ब्राह्मण वोटर भी हैं, क्षत्रिय वोटर भी हैं। मिला जुला समीकरण हर विधानसभा में इसी तरीके से है। चलिए, अब मोदी नगर की बात करें, मतलब यहाँ सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। जी बिल्कुल, दोनों में कांटे की टक्कर है इस बार। मोदी वहां चतुष्कोणी है गाजिया। मोदी नगर की बात करें तो मोदी नगर में भी देखिए, जो रालोद के प्रत्याशी हैं सुरेश शर्मा, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं मोदी नगर से, और जो मौजूदा विधायक है मंजू सिवाज, वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। दोनों में कांटे की टक्कर है, क्योंकि रालोद गठबंधन का एक महत्वपूर्ण उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि मोदी नगर में जो कई एरिया पीछे का है वो देहात क्षेत्र में आता है। कई गांव मोदी नगर विधानसभा के अंदर जुड़े हुए हैं और जहां पूरी तरीके से जाट समाज के लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, वो पूरी तरीके से रालोद को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक जैसे योगी आदित्यनाथ ने दौरे करे हैं तो उससे वो रुझान बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। मतलब काफी हद तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही टक्कर है, और बाकी जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो खाली की खाली वोट काटने का काम करेंगे। जो मेन फाइटिंग है मोदीनगर विधानसभा में वो भी समाजवादी और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी सुरेश शर्मा और बीजेपी की मौजूदा विधायक मंजू सिवाज के बीच में है। चलिए, इसमें बसपा ने किसको दिया है टिकट? बसपा और कांग्रेस ने किस जात से दिया है? जी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना टिकट प्रजापति जी को दिया है। तो वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने भी अपने उम्मीदवार पे दांव खेला है। बसपा की बात करें तो साहिवाल विधानसभा से तो अजीत पाल को टिकट दिया गया है और मोदीनगर विधानसभा से बसपा ने पूनम गर्ग को टिकट दिया है और आपने हरिंदर शर्मा को अपना टिकट दिया है। चलिए, वोट काफी कर आप और कांग्रेस भी थोड़े बहुत वोट काटेंगे क्या?
जी बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं कि वोट तो काटेंगे क्योंकि ये भी अपना पुरजोर लगा रहे हैं और काफी हद से काफी समय से सक्रिय यहाँ पे ये राजनीति कर रहे हैं, तो इसकी वजह से धरातल पे इनकी मजबूती है। लेकिन एक प्रत्याशी के तौर पे जीत दर्ज करने के लिए एक फाइटिंग चाहिए होती है और काफी जनसमूह का समर्थन चाहिए होता है, जो पूरी तरीके से मोदीनगर विधानसभा में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ दिखाई दे रहा है। बाकी के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाली वोट काटने का काम करेंगे। उनकी जीत दर्ज करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी फाइटिंग है और जो भी जीत दर्ज कर सकते हैं लोग बीजेपी या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय दल के संयुक्त दावेदार सुदेश शर्मा कर सकते हैं। चले लोनी और मुरादनगर की इसके बाद बात करते हैं, एक बार फिर नावेद जी के पास चलते हैं। नावेद जी, जो मोदीनगर और साहिबाबाद बीजेपी के पास सीट थी, इस बार देखिए जहां चतुष्कोणीय संघर्ष त्रिकोणीय संघर्ष है वहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये आप शायद मानते होंगे। लेकिन मोदीनगर और साहिबाबाद इनमें जैसा वो बता रहे हैं कि बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर है, तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा मुकाबला है जी। और जहां तक वोट काटने की बात है तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है वो सिर्फ किसी एक जो फाइट में है सपा गठबंधन और बीजेपी, किसी एक के लिए नुकसानदेह नहीं है, दोनों के लिए, दोनों का वोट कटेगा लड़ाई में। दोनों जितने भी सपा और गठबंधन यानी रालोद और सपा गठबंधन और बीजेपी, इनके वोट काटने के लिए कोई एक, चाहे अगर आप बसपा की बात करिए, आपकी बात करिए या कांग्रेस की बात करिए, ये तीनों दल जो है, मैं ये तो नहीं खुल के कोई कह सकता और मुझे लगता है कहना भी नहीं चाहिए कि ये वोट कटवा है, लेकिन वो अपनी लड़ाई में उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और वो लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, हर आदमी यही कह रहा है, जो जमीन पे नजर आ रहा है कि बीजेपी एक बहुत पावरफुल पार्टी है और जिस तरीके से उसका शक्ति प्रदर्शन सामने रहा है पिछले चुनाव में, उस हिसाब से उसकी जमीन अभी भी तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन उसको लड़ाई, उससे सीधी टक्कर देने के लिए जिस तरह रालोद के साथ में समाजवादी पार्टी आ गई है, तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की इनसे लड़ाई है। इस बीच में जो कांग्रेस और आप है, इससे ये उम्मीद ही नहीं, यही सिर्फ सपा को इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। सपा का वोट जरूर कटेगा इन राजनीतिक दलों से, इनके कैंडिडेट से, लेकिन ये भी मान के चलिए कि भाजपा का भी वोट कटेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा के ऊपर विश्वास करते रहे, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताया, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी अगर नहीं हुई है और एंटी इनकम्बेंसी का कोई माहौल पैदा होता है और किस लोगों में निराशा होती है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सपा या रालोद के गठबंधन में चली जाए। कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा से नाराज हैं लेकिन सपा और रालोद के गठबंधन को बेहतर नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए एक विकल्प है, कांग्रेस है और आप है। कांग्रेस और आप के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के लिए भी घातक हो सकते हैं। ये बात भी सही है कि जो मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं वो ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं और उनकी दूसरी पसंद कांग्रेस भी है, बसपा के ऊपर भी उनका विश्वास रहा। तो ये जरूर है कि सपा गठबंधन का भी नुकसान है और बीजेपी गठबंधन का भी नुकसान। तीसरे और चौथे नंबर की जो लड़ाई है उसमें दोनों का ही थोड़ा थोड़ा नुकसान है। जो तीसरे और चौथे नंबर का कैंडिडेट जितना मजबूत होगा, वो अपने जो उनके प्रतिद्वंदी, एक तरीके से जो एक वोटर का जो नेचर होता है, एक विचारधारा होती है, उस हिसाब से वोट का नुकसान पहुंचेगा। जी, ये कितना फर्क पड़ेगा देखिए, कभी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम और जाटों के बीच में जो एक द्वंद्व हुआ था, और ऐसे में जाट वोट भी वहां अच्छे खासे हैं, जो कभी सांप्रदायिक तनाव हुआ था उसको लेकर के देखिए, इस तरह के तनाव जल्दी नहीं जेहन से धुल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि राष्ट्रीय लोकदल से सपा ने गठबंधन किया है, तो चूंकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ सामान्य तौर पर जाट वोट जाते हैं, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं जो तनाव हुआ था, सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उसको लेके जाट वोट क्या राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल सपा का गठबंधन है, तो सामान्य तौर पे मुस्लिम मतदाता सपा पे जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में। तो अब जब वो सपा पे जाएंगे, चूंकि व्यक्तिगत विरोध अगर जब हो जाता है तो फिर आदमी पार्टी नहीं देखता है, तो जाट वोट क्या कटेंगे क्या राष्ट्रीय लोकदल से? देखिए, पूरा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है वो इस पॉइंट पर, इस जमीन पर ही फल फूल रहा है। अभी जो इस चुनाव का अभी जो नेचर तैयार हुआ है
उसमें क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और वहां का जो समीकरण है वो जाट और मुस्लिम की एकता और कटुता के ऊपर है, क्योंकि पिछला चुनाव जो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती उसने अपनी जमीन जो है पश्चिम से तैयार की थी, और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भयानक दंगे हुए थे उसमें जाट और मुसलमान के बीच एक बहुत बड़ी दूरी बन गई थी, और तभी राष्ट्रीय लोकदल जो है उसका अपने गढ़ में ही सफाया हो गया था। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व हमेशा हर चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता है, भाजपा को इसका फायदा हुआ जब मुसलमानों और जाटों के बीच में एक टकराव हुआ, दंगे हुए, उसका नुकसान रालोद, सपा और जो भी अपने को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, चाहे वो कांग्रेस अपने को कहे या बसपा कहे या कोई भी कहे, इनमें ये सब धराशायी हो गए, और उस दंगे का और उस बंटवारे का फायदा जो है वो बीजेपी ने उठाया और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। अब इस चुनाव में कहा यह जा रहा है कि जो पहले चरण का ये चुनाव है उससे जो माहौल बनेगा वो आगे चलेगा, अगले के फेसेस में भी वही माहौल जो है कहीं ना कहीं वो ग्राफ चलेगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले जो भाजपा एंटी भाजपा शक्तियां थी उन्होंने जो ये किसान आंदोलन के साथ ये तय कर लिया था कि हमें भाजपा को हराना है, और भाजपा को हराने के लिए हमें पश्चिम के जाट और मुसलमान में एकता स्थापित करनी है। इस एजेंडे के ऊपर बाकायदा कई महीनों तक काम होता रहा, और रालोद ने भी इसके लिए बाकायदा सद्भावनाएं सभाएं की और आपस में प्यार मोहब्बत और आपस में सारी पुराने गिले शिकवों को भुला देने की कोशिशों का जो एक प्रयास किया गया है। वहां पर एक तरफ तो रालोद ने इस बात की कोशिश की है कि वो नफरतें खत्म हो जाएं और फिर से एक बार रालोद और सपा गठबंधन के ऊपर विश्वास हो जाटों का और मुसलमानों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने स्टार प्रचारकों के जरिए ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ये सब नाटक है, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो फिर वही माहौल हो जाएगा, एक समुदाय के लोग जो है वो बहुसंख्यकों को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे और फिर ना कहीं छेड़खानी और कोई ना कोई स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसको सरकार किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो उस सरकार अखिलेश सरकार की याद दिला रहे हैं, उस याद दिला रहे हैं जिसमें हिंसा हुई थी और दोनों समुदायों को बहुत नुकसान पहुंचा था, यहाँ तक कि पलायन की स्थितियां दोनों तरफ से हो गई थी। भाजपा ने हिंदुओं के पलायन की बात की, इसके अलावा दंगों के बाद में हजारों मुसलमानों भी किस तरह कैंप से रहते, उन सब बातों को याद दिला के भाजपा ये साबित करना चाह रही है कि अगर आपने हमारे साथ विश्वास नहीं किया, हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया और फिर आप राजनीति के साथ उस गठबंधन के साथ चले गए। जी लगता है तकनीकी कारणों से नावेद जी, तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अब लोनी और मुरादनगर की बात कर लेते हैं, हमारे साथ वैभव हैं। वैभव, मेरी आवाज आ रही? जी सुन पा रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सटीक विश्लेषण किया। गाजियाबाद में चतुष्कोणी, मोदीनगर साहिबाबाद में द्विकोणी, यानी बीजेपी और सपा का आप मैंने सीधे कांटे की टक्कर है। लोनी में क्या है? देखिए, लोनी की बात करें तो लोनी में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ बात करें तो बीजेपी के जो पूर्व मौजूदा विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्हें एक बार फिर पार्टी ने टिकट दिया और अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी की बात करें तो आरएलडी ने मदन भैया को टिकट दिया है। मदन भैया एक बाहुबली छवि के नेता हैं और काफी दमदार अब उनकी पकड़ है लोनी के अंदर। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी ने सचिन शर्मा को वोट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया, जो खाली वोट काटने का काम करेंगे। बसपा की बात करें, बसपा और कांग्रेस दोनों ने अपने मुसलमान कैंडिडेटों को टिकट दिया है, जो दोनों के दोनों बहुत हद तक टिकटों को, वोटों को काटेंगे, क्योंकि इन दोनों की मजबूत छवि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोनी के अंदर मुस्लिम वर्ग का वोटर काफी ज्यादा तादाद में है, जिसमें की वजह से बसपा और कांग्रेस ने दोनों ने अपने माउंटेन वोटर को, अपने प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया है, जिसकी वजह से ये रालोद को जो मिलने वाला वोट बैंक था, जो समाजवादी से गठबंधन के बाद इन्हें फायदा मिलता, जिसमें इन्हें माउंटेन वोट मिलता, तो वो माउंटेन वोट कटेगा। लेकिन आरएलडी से मदन भैया को खड़ा गया है, इनकी मजबूत छवि है। खुद ये
जो अपने जाट और गुर्जरों के वोट हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, तो वहीं नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं, इनकी बीजेपी पार्टी होने की वजह से इन्हें टिकट, तो मतलब खाली फाइटिंग यहाँ भी बीजेपी और रालोद के ऊपर ही है। बाकी जो जितने भी जो यहाँ पे त्रिकोणी बोला आपने, त्रिकोणीय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बसपा से जो हाजी आकिल को टिकट दिया गया है, एक काफी बड़ा पक्ष जो है माउंटन का वहां पे इलाका है। अगर माउंटन ने एक पक्ष होकर अगर बसपा को के हाजी आकिल को वोट करा तो त्रिकोणीय मामला इसलिए माना जा रहा है। अगर हाजी आकिल को ज्यादा तादाद में माउंटन वर्ग ने वोट कर दिया तो हाजी आकिल भी लोनी से जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस से यामीन मलिक भी जो माउंटन वोटर्स हैं उनके टिकट काटेंगे। अगर वो नहीं काट पाए तो बसपा से हाजी आकिल भी लोनी से जीत दर्ज कर सकते हैं। क्या मुस्लिम मतदाता इतने हैं कि वन साइडेड अगर दे देते हैं तो जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, लोनी का एक बड़ा इलाका है जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में माउंटन वोटर्स रहते हैं, इसलिए बसपा और कांग्रेस ने दोनों ने अपने मुस्लिम दावेदारों को यहां से टिकट दिया है और यही वजह है कि इन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इसी वजह से क्योंकि वहां पे एक भारी तादाद में मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं और अगर इन्होंने निष्पक्ष होके एक तरफ अगर बसपा को वोट करा तो हाजिल आकिल ही लोनी से जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आरएलडी और सपा के गठबंधन की वजह से कुछ तादाद में मुसलमान आरएलडी और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को भी वोट करेंगे, इसलिए बीजेपी और आरएलडी की फाइटिंग टफ है। वहीं बसपा के हाजी आकिल भी पूरी फाइटिंग लोनी सीट पे देंगे। चलिए, गुर्जर वोट मतलब मुस्लिम आबादी के अलावा मुस्लिम मतदाताओं के अलावा गुर्जर वोट, दोनों गुर्जर है भाजपा और आरएलडी, तो ये तो कटेंगे आपस में, तय है। जी बिल्कुल, वो तो कटेंगे क्योंकि कुछ गुर्जर नंदकिशोर गुर्जर के पक्ष में हैं तो कुछ मदन भैया के पक्ष में हैं। जावली से मदन भैया बिलोंग करते हैं तो जावली का जितना भी समुदाय का जितना भी गुर्जर वोट आ रहा है वो मदन भैया के पक्ष में आ रहा है। नंदकिशोर गुर्जर जावली से थोड़ा सा आगे लोनी के मेन लोनी से बिलोंग करते हैं तो कुछ वोट बैंक उनका वहां का समर्थन दिखाई दे रहा है। मतलब वोट बैंक तो कटेगा लेकिन जो मेन टक्कर रहेगी वो यही टक्कर है और इन्हीं में से एक प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। चलिए, ये मतलब अच्छा, तीसरी जैसे आपने कहा गुर्जर और मुस्लिम मतदाता खासे हैं, तीसरी जाति का कौन मतदाता है वहां? और देखिए बाकी तो सब मिला जुला समीकरण है लेकिन जो सबसे ज्यादा तादाद है वो गुर्जर और मुसलमानों की है। हाँ। यही सबसे ज्यादा जात के इन समुदाय के वर्ग के लोग इन क्षेत्रों में हैं। लोनी से इधर की बात करें तो लोनी में भी मुसलमान बहुत ज्यादा है। इंदौर से थोड़ा इधर आ जाते हैं तो वहाँ गुर्जरों के गाँव है, जो निठोरा हो गया, निस्तौली हो गया, आपका ये जावली हो गया, ये गुर्जरों के मुख्य गांव हैं जो पूरी तरीके से लोनी विधानसभा के अंदर आते हैं। मतलब फाइटिंग रहेगी लेकिन मजबूत पक्षी नंदकिशोर गुर्जर और मदन भैया की है इस समय और हाजिल आकिल भी पूरी तरीके से इन्हें टक्कर देंगे क्योंकि यही एक गुर्जर और मुसलमान समुदाय के लोग हैं और इन्हीं वर्ग के सबसे ज्यादा लोग इस समय लोनी विधानसभा के अंदर हैं। वैभव जी, यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया मतदाता कितने हैं? देखिए इनकी बात की जाए तो इनकी इन समुदाय से लोग भी यहाँ लोनी के अंदर हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा मैंने अभी आपको बता ही रहा था कि इनकी सबसे ज्यादा यहाँ पर तादाद है। ये लोग भी इस वर्ग के लोग भी यहाँ पे बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा तादाद यहाँ पर गुर्जर और मुसलमानों की है। बाकी जो बात करें क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, एससी वोट हो गए, वो भी वोट है लेकिन वो वोट भी थोड़ा थोड़ा हर पार्टी की तरफ झुकाव है, हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा जाता है। जैसे कुछ बीजेपी के साथ है तो कुछ गठबंधन के साथ है। अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से इन्होंने अपना मत बनाया हुआ है और उसी हिसाब से ये मतदान करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चेतन त्यागी जी जुड़ गए हैं, आपसे जिलाध्यक्ष हैं आपके। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। जी धन्यवाद। आप 5 सीटें बीजेपी की थी, जैसा कि अभी हम आकलन कर रहे थे तो अभी ज्यादातर सीटों में यही लग रहा है कि बीजेपी और सपा की ही लड़ाई सीधी है। इस बीच में आपको कहां देखते हैं आप? देखिए, ये आपकी जो बात है मैं इससे सहमत नहीं हूं जी। ये देखने में बेशक आपको लग रहा है कि बीजेपी और सपा जो है वो लड़ाई में है। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है जी। उसके कारण है आम आदमी पार्टी जाति धर्म से अलग जो है राजनीति कर रही है जी। क्योंकि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो स्कूल के हो, शिक्षा के, चिकित्सा के, रोजगार, बिजली, पानी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं
जो समाज के हर वर्ग को और हर तबके को चाहिए ही चाहिए जी। कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में ना जाएं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो ना चाहेगा कि उसे बिजली और पानी फ्री ना मिले। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि उसको अस्पताल अच्छे ना मिले, सुविधा ना मिले। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोट है और वो सीधे जाकर के वोट के माध्यम से अपने मत को रखने में विश्वास रखता है। जी चेतन जी, दिल्ली की बात आपने कहा, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट तक फ्री देंगे, सारी चीजें। दिल्ली की बात अलग है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जी। 80 सीटें हैं लोकसभा में, दिल्ली में 7 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में बिजली लाएंगे कहां से इनको फ्री देने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जी, उसका बजट भी बड़ा है जी, संसाधन भी बड़े हैं जी। तो हम संसाधनों का उचित प्रयोग करके, भ्रष्टाचार कम करके हम फ्री बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। अब देखिए, दिल्ली प्रदेश जो है वहां बिजली नहीं बनती, उत्तर प्रदेश में बनती है। उसके बावजूद भी दिल्ली प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है जी। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको इस स्पष्टता के साथ मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बिजली मुफ्त देने का काम निश्चित ही करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र जाटव जी जुड़ गए हैं, बीएसपी के जिलाध्यक्ष है। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। जो आपकी लड़ाई किससे है? 5 पे 5 बीजेपी की सीट थी, अब आपको लग रहा है, मैं मानता हूं कि आप सारी जीतेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन रहेगा वीरेंद्र जी? देखिए, हम नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे कौन आएगा ये तो समय बताएगा। हम नंबर 1 पर हैं जी। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, जिसका भी मुकाबला होगा वो हमसे होगा। चलिए, आपका मुकाबला है, लेकिन अलग अलग सीटें हैं, गाजियाबाद, मोदी नगर, साहिबाबाद, लोनी, मुरादनगर, इन सब में बीजेपी का कब्जा था। किस आधार पर कह रहे हैं कि आप जीतेंगे? अभी सेमीफाइनल हुआ था जिला पंचायत चुनाव में, तब भी इनके सब पदाधिकारी थे, बिना सिंबल के हम बहुजन समाज पार्टी जनपद गाजियाबाद में नंबर 1 पर रहे थे जी। इससे पहले भी हमने 4 सीट गाजियाबाद में जीती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार शासनकाल के किए हुए अच्छे कार्य को जनता याद कर रही है जी। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी तय है। चलिए, हम तो अभी 5 गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, 5 आप जीतेंगे माने इस बार? जनपद गाजियाबाद में 5 सीट पर दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक ही कार्यकर्ता सेक्टर बूथ पर लगा हुआ है और इसकी तैयारी माननीय बहन जी के आदेश से बहुत पहले से हम लोगों ने कर ली है। तो जब समय आएगा तब आपको अब पता चलेगा। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ एक जो मैंने देखा है कि विजयनगर यानी गाजियाबाद में हॉस्पिटल का मुद्दा था। आपकी भी 4 बार मुख्यमंत्री जी रही है मायावती जी, लेकिन हॉस्पिटल आपने भी नहीं दिया उनको। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी है, सबसे ज्यादा विकास कार्य करने का काम हमारी नेता ने परमादरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया है। नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं दिया आपने भी। सरकारी हॉस्पिटल जो संजय नगर में बना, जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल हमारी सरकार की देन है। राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, मान्यवर कांचराम डिग्री कॉलेज बनाने का काम हमारे सरकार का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाने का काम हमारी सरकार का है। गाजियाबाद में? गाजियाबाद में सर जी। खोड़ा में 300 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम हमारी नेता का है। निजामपुर में IAS टीसीएस के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर बनाने का काम माननीय बहन जी का है जी। तो ऐसे काम, जितने काम हमारी सरकार, महामारी स्टेडियम बनाने का काम हमारी नेता परमादरणीय बहन जी का है जी। तो ये बताइए इन्होंने कौन सा काम किया है? जो विकास के नाम पर बात करें, इन्होंने पूरे गाजियाबाद में, पूरे प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार हर मुद्दे में विफल है। कोरोना काल में आप देख लो, मरीजों के लिए बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन तक नहीं मिली। चलिए, हर तरह से लोग बेहाल हुए हैं। मुरादनगर में शमशान घाट में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो शमशान घाट में गड़बड़ कर सकते हो, कितनी निष्पक्ष सरकार हो, कितनी ईमानदार सरकार होगी, इसका आप उदाहरण देख लिए मुरादनगर में। चलिए जाटव जी, आपका शुभकामनाएं हमारी हैं बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अंतिम मुरादनगर, वैभव मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। मुरादनगर का और समीकरण आप बता दीजिए।
देखिए, मुरादनगर की बात करें तो मुरादनगर में जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं अजीत पाल त्यागी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर 2022 में प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय लोक दल से सुरेंद्र कुमार मुन्नी हैं। आप से महेश चंद त्यागी, कांग्रेस से विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव गाजियाबाद के पहले जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस से, जिन्हें अब मुरादनगर का प्रत्याशी बनाया गया है। विजेंद्र यादव की लगभग 32 साल से सक्रिय राजनीति जिला गाजियाबाद के अंदर कर रहे हैं और काफी अच्छी छवि ये गाजियाबाद के अंदर रखते हैं। इसलिए कांग्रेस की मुरादनगर से ये खाली टिकट काटने का काम करेंगे। जीत दर्ज करना इनके लिए भी एक बहुत कड़ा फाइटिंग वाला काम है। वहीं जो राष्ट्रीय लोकदल और सपा के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी, इनकी भी कैडी फाइटिंग इस समय मुरादनगर में मानी जा रही है, क्योंकि सुरेंद्र कुमार मुन्नी का इतिहास बहुत कड़ा गाजियाबाद के अंदर रहा है। कई चुनावों में इन्होंने कैडी टक्कर दी है और कई बार इन्हें लगातार जीत की कगार पे जीत दर्ज करते करते रह गए हैं। इसलिए एक बार फिर ये अजीत पाल त्यागी को कैडी टक्कर देते हुए मुरादनगर विधानसभा से दिखाई देंगे। अजीत पाल त्यागी मौजूदा विधायक है बीजेपी से, और बीजेपी से नहीं इन्हें दोबारा टिकट मिली है और बीजेपी का जो मजबूत पक्ष रहा है उसी की वजह से ये एक बार दोबारा जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी हम बात करें तो दुपेड़ी मुकाबला है, त्रिकोणी है जी, खाली बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में ही कैडी टक्कर है। बाकी जो जितने भी प्रत्याशी हैं खाली सिर्फ ये वोट काटने का काम करेंगे। जीत दर्ज करेगा तो राष्ट्रीय लोकदल से उनका प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी करेगा या बीजेपी से अजीत पाल त्यागी करेगा। चले, कास्ट इक्वेशन क्या है वहां? देखिए, हर बिरादरी के यहाँ लोग हैं। मुरादनगर का काफी हिस्सा गांव क्षेत्र में भी आता है, तो यहाँ पे जाट वर्ग के लोग भी बहुत है ना, किसान भी काफी भरमार हैं और हर बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसलिए जो समीकरण है वो वोट सब जगह बटा हुआ है। इसलिए फाइटिंग बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल में है। अगर समीकरण एक तरफा होता तो अजीत पाल त्यागी भी जीत दर्ज कर सकते थे, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एरिया मुरादनगर के अंदर गांव का भी बहुत ज्यादा आता है, तो सुरेंद्र कुमार मुन्नी को भी उसका फायदा मिल सकता था राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वजह से। लेकिन और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं जो वोट काटने का काम करेंगे। इसलिए बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में मुरादनगर विधानसभा में कैडी फाइटिंग रहेगी। चलिए, इन पांचों विधानसभा में आखिरी सवाल है। पांचों विधानसभा में जो कहा जाता है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, जो पिछले चुनाव में अच्छा खासा देखा गया था, राम मंदिर मुद्दा हो दूसरे मुद्दे हो, क्या ये मुद्दा थोड़ा बहुत हावी है वहां पे, या है ये भी या नहीं? देखिए, पिछले चुनाव के मुद्दे पिछले चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने ज्यादातर मुद्दे खुद ही अपने आप खत्म कर दिए हैं, तो उसके बाद से अब साफ रह गया कि खाली अब जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। जो जनता वोट डालने जाएगी वो विकास के मुद्दों को लेके जाएगी, जो उनकी जरूरतें पूरे करेगा उन्हें देख के वो डालने जाएगी। उनकी मांगे जो हैं वो पूरी होंगी, उसके लिए जो प्रत्याशियों ने लगता है कि वो उनकी मांगे पूरी कर सकता है तो वो उस प्रत्याशी के लिए वोट देंगी, वो सरकार के लिए वोट देंगी जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके, बेरोजगारी का मुद्दा दूर कर सके, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी कर सके। इसी को देखकर ये जनता इस बार वोट देगी और उसी को अपनी सरकार बनाएगी। चले, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी जानकारी देने के लिए, सारा विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें पिछली बार 53 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन अब की बार जिस तरह से सपा और कांग्रेस के साथ ही बसपा मैदान में उतरकर प्रचार करने में जुटी है, पश्चिम में परचम लहराने के लिए जाटों और ब्राह्मणों के साथ ही मुस्लिमों पर सियासी दलों का फोकस है, वो पश्चिम की चुनावी जंग को दिलचस्प बना रहे हैं। खैर, तमाम सियासी समीकरणों के बीच आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले की 28 सीटों पर कहां कौन बाजी मारता है देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।